मैं तो इनके साथ उस समय मिलते जुलता था, जो भी काम होता था इनसे कराते थे, सब कुछ करते भी थे कुछ, और काम भी कराते थे। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने मुझे अपने कॉलेज के संबंध में जो हमको मदद की। ये उस समय पति पत्नी के साथ मेरे गांव में कॉलेज में आए थे, पूरा विजिट किए थे, और लड़के लोगों से भी सवाल जवाब हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो उन्होंने एक बात मुझे को बताई कि ये आपका जो ज़मीन है, ये जो सरकारी ज़मीन है, इसको आप जल्दी से उसको करवा लीजिए। ये बात मुझको याद थी, और उसी को करते करते देखते मैं उसी के नाम से उस कॉलेज को मैं शासनाधीन कराया। उसमें बहुत पैसा लगता देने में, क्योंकि उस समय ज़मीन की कीमत बहुत थी, लगभग 56 एकड़ ज़मीन था। तो आपकी कृपा से और आपकी सलाह से कोई झंझट नहीं हुआ, और कॉलेज जो हमारा वो शासनाधीन हो गया, और आज वो कॉलेज पीजी कॉलेज के रूप में है। लेकिन अब जो कॉलेज था, जो देखे थे आप, अब सब उजड़ गया, अब कुछ नहीं बाकी है, एक निशान भी नहीं है उसका। उस पर जितने बगीचा लगे थे, सब कुछ लगे थे, और जितने भी मकान बना करके रखे थे, उसको बहुत मुश्किल से सब लोगों से हाथ पांव जोड़ करके तो उतना कर, क्योंकि गांव में कॉलेज खोलना कोई आसान बात नहीं था। सन 1983 की बात है, कितने कठिन परिश्रम से उस कॉलेज को खोला गया था, उसको और कोई नहीं जान सकता, मैं ही जान सकता हूँ। क्योंकि हजार भर की आबादी में पूरे भी हिंदुस्तान में कहीं भी कॉलेज नहीं खुला, लेकिन हमने खोल करके दिखाया। ये उसमें बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन एक कमर कस लिया था कि मैं खोलूँगा तो गांव में ही खोलूँगा। क्योंकि जो मैं पढ़ाई पढ़ा था रायपुर में साइंस कॉलेज में, तो कितने मुश्किल से अकेला वहाँ आना जाना होता था। उस समय एक बार वही रायपुर में साइंस कॉलेज था, तब वहीं से मेरा ये हुआ कि मैं अपने गांव में ही ये सब मैं व्यवस्था करूँगा। उसके बाद तो मैं इसी शिक्षा के लाइन में ही काम करना शुरू किया। और पूर्वा की जहाँ तक बात है, पूर्वा को तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि पहली स्वतंत्रता दिवस के दिन में झंडा फहराया था, तो मेरे पिताजी के साथ मैं आया था, मधुसूदन लाल जी बुलवाए थे, जानते होंगे आप लोग। हाँ, ठाकुर साहब, हाँ। पत्रकार गण, देवियों सज्जनों, मैं 27 साल की उम्र में सन 85 में कोरबा पोस्ट हुआ था। मेरी पोस्टिंग हुई थी बिलासपुर, लेकिन एकाएक शायद उस समय BR यादव साहब मंत्री थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की चीफ मिनिस्टर से कि साहब हमको यहाँ पर एक यंग IAS ऑफिसर दीजिए, क्योंकि जो मेरे से पूर्वज थे GP तिवारी साहब, वो शायद थोड़े उम्र में ज़्यादा थे, जो भी कारण रहा हो, तो उन्होंने कहा कि हमको एक यंग ऑफिसर दीजिए। तो मेरी यहाँ पर बिलासपुर की जगह मेरा चेंज कर दिया गया, मुझे कोरबा पोस्ट कर दिया गया। और 27 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हम लोगों की जो मेंटल अवस्था होती है, किस प्रकार का एक किस्म से जोश भी होता है, एक किस्म से एक यूथफुलनेस और एक मैवरिक टेंडेंसी भी होती है। तो हर किस्म के आप में अच्छे, और आज की तारीख में मैं अगर विचार करने जाऊं तो कई जो मेरे निर्णय ऐसे उस समय के थे, वो आज शायद मैं आज की तारीख में न लूं। जोश होता है, एक जज्बा होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, और आप नई नई चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर अपने आप को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए कोई भी शायद जॉब ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए, आप ये प्लानिंग करते रहिए कि कितने आपने प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखाई, आपने कितने 1000 टन स्टील बेच दिया, या कारें कितनी हजारों बेच दी और कितने करोड़ों का मुनाफा कमा दिया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप ज्वलंत तौर पर डायरेक्टली देख सकते हैं लोगों की आंखों से कि आपका निर्णय सही है, गलत है,
लोगों को फायदा पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा, हो सकता है 2-4 लोग आपके निर्णय से नाराज हो। हमारे एमएलए हुआ करते थे उस समय कोरबा के, कटघोरा के, और बहुत ही प्रेम भाव से हमारी आपकी मुलाकात होती थी। लगभग प्रतिदिन ही मुलाकात हो जाती थी बोधराम कंवर जी से। इनके बड़े भाई साहब थे प्यारेलाल कंवर जी, मुझे याद है वक्त उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नहीं रहे। उस समय बीजेपी को कोई जानता नहीं था और वो वकील भी थे, तो कोर्ट में आते थे मेरे न्यायालय में। बोधराम जी उस समय कांग्रेस पार्टी के थे और बिलासपुर जो क्षेत्र है ये बहुत ही प्रतिष्ठित क्षेत्र हुआ करता था। 25 ब्लॉक हुआ करते थे बिलासपुर में और उसमें करीब 15 ब्लॉक मेरे, 14 ब्लॉक मेरे चार्ज में थे। शक्ति पूरा था, जांजगीर, चांपा और कटघोरा ये वाला इलाका, अकलतरा जी पामगढ़ तक। और हमारे बिलासपुर से बहुत सारे प्रतिष्ठित मंत्री हुआ करते थे। बड़ा पहली चीज तो गोरा जी रायपुर के थे, तो उनका लगाव इस इलाके से पूरी से था, आप लोगों से बहुत अच्छा उनका परिचय था। और प्रभात मिश्रा सांसद हुआ करते थे। रेशम एक परशुराम भारद्वाज साहब थे, सांसद थे राज्यसभा के। हमारे कलेक्टर हुआ करते थे पहले प्रशांत मेहता साहब, बाद में उदय वर्मा जी आए। डिविजनल कमिश्नर हमारे अतुल सिन्हा साहब हुआ करते थे। क्योंकि हम 125 किलोमीटर दूर हुआ करते थे बिलासपुर से, तो लगभग कलेक्टर के पूरे पावर्स यहाँ के एडिशनल कलेक्टर को दिए गए थे। नए हम एडिशनल कलेक्टर पोस्ट हुए और हमको प्रोजेक्ट ऑफिसर ट्राइबल डेवलपमेंट का चार्ज भी था। तो पूरा ट्राइबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज था। तो पुलिस ऑफिसर्स में लोअर लेवल पर आपने गिल साहब की बात हुई। एक अग्रवाल हुआ करते थे दर्री थाने में, टीआई दर्री थे। तो बहुत अच्छी टीम ऑफ ऑफिसर्स थी, बहुत कुछ हम लोगों ने काम किया। जो सबसे बड़ी उस समय की ज्वलंत समस्या थी वो थी पॉल्यूशन की। और मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल निकला उस समय कि कोरबा इज द गैस चेंबर ऑफ इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर आर्टिकल निकला। चीफ मिनिस्टर साहब गोरा जी थे, तो वो आए यहाँ पर। लोहानी साहब उनके प्रमुख सचिव थे। अतुल सिन्हा साहब की अध्यक्षता में मैं उसका सेक्रेटरी बना। एक पॉल्यूशन निवारण कमेटी गठित की, हाई पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट ने गठित की, जिसमें कंवर साहब भी थे और भी लोग प्रतिष्ठित साइंटिस्ट को रखा। और उस समय से फिर हम लोगों ने सबसे पहली जो पहल की उस समय की, मुझे याद है कि जितनी चिमनियां थी एनटीपीसी, एमपीबी की बहुत बड़ी बड़ी, इनमें उस समय बहुत सारा वो ऐश निकलती थी और पूरे शहर को में उसका विसर्जन हो जाता था। तो जो आपकी जीप भी हुआ करती थी वो सुबह उठकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि उस पर एक अलग उसका कलर बदल जाता था। काले रंग की गाड़ी सफेद हो जाती थी और ग्रे रंग की हो जाती थी। इतना ऐश चारों तरफ निकलती थी क्योंकि जो ऐश डाइट था वो पूरा बैर था। लोगों को जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जो एक कंसोलिडेटेड तौर पर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, पैसा देना तो एक चीज है, लेकिन उसको किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं देना, वो सब उस समय नहीं होता था। और मुझे याद है कि लगभग रोज ही कुछ ना कुछ हमारा एससीसीएल वाले अधिकारियों के साथ, बाल्को वाले अधिकारियों के साथ, एनटीपीसी सभी के साथ इस बारे में पहल रहती थी कि वो मुआवजा सही टाइम से दें, कि उसकी नीति और रीति सही तरीके की बने। और लोगों को हमने ये भी प्रयास उस समय प्रारंभिक तौर पर किया था कि लोगों को रोजगार मिले। हो क्या रहा था उस समय साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में, मैं अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ अधिकारी बाहर से आए थे प्रदेश से, और वे वहां के लोगों को बाहर की लिस्ट लेकर आए थे और उनको रोजगार दिलवा रहे थे। यहाँ पर हमने कहा नहीं, यहाँ जिसकी जमीन जा रही है, अगर रोजगार दे रहे हैं आप, अगर रोजगार देने में सक्षम है, तो इन्हीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। के नाते सही गलत और ओवरऑल क्या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय मुझे लगा कि इसको रोकना चाहिए। तो सूरा कछार माइन में उन्होंने अंडरग्राउंड माइन, मुझे सब माइंस के नाम याद है,
बाकी मोंगरा, सूरा कछार, गेवरा, कुसमुंडा। तो सूरा कछार में उन्होंने रात के करीब 7-8 बजे चीफ जनरल मैनेजर साहब का फोन आया, ममिद्वार साहब का, कि साहब उधर उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया और प्रतिदिन हमारा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 करोड़ या 50 लाख 20 लाख, मुझे कुछ इस तरीके के बड़े फिगर उन्होंने बोला, और देश का नुकसान हो रहा है। और मैं उनसे पूछता रहता था कि मुझे बताओ कब माइन वो रोकेगा तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। अब उस दिन पुलिस फोर्स भी ज्यादा नहीं थी। मैंने एडिशनल एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा साहब गिरफ्तार करना तो कोई मामला, कोई मकसद नहीं रखता, ये लोग तो करते रहते हैं। और अपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा साहब SCCL वाले बिल्कुल ठीक लोग नहीं हैं, ये मुआवजा नहीं देते, लोगों मजदूरों को परेशान करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, कुछ चलने दीजिए ऐसे। बट सही गलत जो भी था, जो उमंग थी, किसी तरीके से पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया, कुछ लेडी पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा किया हमने, रंगलाल अग्रवाल और उनकी पूरी पार्टी को गिरफ्तार करके अरेस्ट किया। अमूमन ये होता था कि 107, 116 में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर हसदेव बांगो डैम बन रहा था। हसदेव बांगो डैम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जमीन की एक्विजिशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत टाइम लिमिट में काम होना था, क्योंकि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक कहाँ के पैसे आ रहे थे, हम पर दबाव था कि इसकी जल्दी से अधिग्रहण होना चाहिए, नहीं तो ये डैम नहीं बन पाएगा और पैसे नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छी गति से पूरे लैंड एक्विजिशन कार्रवाई पूरी की गई, रिहैबिलिटेशन किया गया। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, ग्रेटफुल टू यू, डिलाइटेड टू बी इन योर मिड्स। थैंक यू। हम लोग कंट्रोल रखे हैं फिस्कल डेफिसिट पर कि अनावश्यक स्पेंडिंग ना हो। आर्थिक विकास हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट हमारी हो रही है, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसका पूरा उपयोग अभी नहीं होता। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और पूरी टीम प्रयास कर रही है। मैं नहीं कहूंगा कि वो प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास किस हद तक सफल हो रहे हैं वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। उसमें अभी मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका और जो कुछ और देश हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, और उसका कारण है कि निर्णय में हम लोग थोड़े सॉफ्ट और कुछ हमने जो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज जो भारतवर्ष ने काम किया, कोई भी हो, सड़कों के मामले में, हवाई अड्डों के मामले में, एविएशन के मामले में, शिपिंग के मामले में, उसमें हमने तरक्की पा ली, क्योंकि हमारी एक रुझान थी, हमारा एक निर्णय शक्ति थी। तो उस पर मैं कहूँगा कि हम काफ़ी हद तक तरक्की कर रही है। ऑल्दो अगर आप ये देखें कि कल आज तक वालों का प्रोग्राम था, उसमें मैं था, पूछा गया मुझसे, तो हमारी जो एक्सप्रेसवे है अभी मान के चलिए 2000 किलोमीटर है या 5000 किलोमीटर है, और हो जाएंगी 10,000 किलोमीटर। चाइना ने उससे 5 गुना या 6 गुना ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाती है। एक्सप्रेसवे का मतलब जिस पर आप 6 लेन या 4 लेन की भी सड़क हो तो आप बीच में घुस नहीं सकते, ठीक है ना, जिसे एक्सेस कंट्रोल रोड कहते हैं। और जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हाँ, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना शुरू हो गया। आज हमको हम एयरपोर्ट पर भारतवर्ष की लैंड करते हैं, विलायत से आते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, हमको चिढ़ नहीं लगती, कि ऐसा नहीं लगता कि हम किसी कमजोर देश के नागरिक हैं। जो सिंगापुर या थाईलैंड या कहीं और जो एयरपोर्ट, अमेरिका में भी एयरपोर्ट है, उससे हमारे एयरपोर्ट बड़े वाले उससे कम नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी, उसके सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस अभी भी चै पै लगी रहती है गाड़ियों की। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें अभी कमी है, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अभी हमको 5.5-6 से लेकर 9 तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इन देशों से टक्कर लेने में हमको टाइम लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन आज हर नागरिक के सामने वो है कि हमको टक्कर लेनी है, हमको उनसे बेहतर बनना है। जो प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया, बिल्कुल सही इंगित किया, सेल्फ डिपेंडेंस जब तक हम नहीं करेंगे, हर क्षेत्र में हमको, चाहे कोरबा शहर हो या बिलासपुर क्षेत्र हो, हमारा शहर लाइकवाइज अगर आप देखिए कि चाइना का जो शहर है, जो जहाँ पर कोल माइनिंग हो रही है, उससे मिलान करके देखिए कि वहाँ की रहने की व्यवस्था और हमारी रहने की व्यवस्था
समतुल्य है या नहीं है, या वो हमसे बेहतर है, या हमको जैसे क्लास में होता है ना कि लड़का एक फर्स्ट आ रहा है। जब मैं क्लास में फर्स्ट आता था तो मुझे याद है कि मेरे फादर तो स्टेट सर्विस के थे, लेकिन एक जो IAS ऑफिसर थे मेरे फादर के बॉस, उनका बच्चा भी मेरे क्लास में था। तो उनकी मदर जब मुझे प्राइज मिलता था तो अपने बेटे को मेरे पास जरूर लेकर आती थी कि देखो राघव को कितनी सारी किताबें मिली हैं प्राइज में, तुम इसकी तरह बनो। आज हमको उसकी तरह बनना है। हमको इसमें घृणा नहीं करनी कि वो तो कम्युनिस्ट हैं, वो तो ऐसे हैं। वो टाइम चले गया, बोलने का टाइम। अब तो हमको ये है कि वो हमसे आगे हैं तो हम कैसे उनसे बेहतर बने, वो हमें जज्बा होना चाहिए। आज एक हर नागरिक में, हर प्रशासक में, हर बिजनेसमैन में कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उनसे बेहतर करें। प्रशासन तंत्र में क्या अंतर है? देखिए, हाँ, स्वतंत्रता, फ्रीडम। देखिए, उस समय हम लोगों को कुल मिलाकर फ्रीडम क्यों कहा जाता है? तो हमने जैसे किशोर शर्मा साहब ने कहा कि मतभेद हो गया, हमने कुछ निर्णय ले लिए जिससे आम जनता नाराज हो गई या कुछ लोग नाराज हो गए। तो क्यों होता था? क्योंकि हमको पावर्स बहुत मिले हुए थे और फ्रीडम बहुत ज्यादा था। हमारा कलेक्टर साहब 125 किलोमीटर दूर थे तो उनका कोई रोज इंटरफेरेंस था। आज टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन स्टेज ऐसी आ गई कि अगर मैं एक निर्णय लेता हूं तो वो MLA साहब को, MP साहब को, पूरे प्रदेश को एक झटके में पता लग जाता है। आप उनको रिपोर्ट कर सकती हैं, कोई मुझसे पूछ सकता है। तो इंफॉर्मेशन से एक किस्म से काम करने की क्षमता भी बढ़ी है, स्पीड भी बढ़ी है, लेकिन कुछ अंकुश भी हो गए हैं। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ये एक, मैं नहीं कहता कि करप्शन पहले नहीं था और आज ही है, या आज है और पहले नहीं था। समय समय के व्यक्ति पर निर्भर है, परिस्थिति पर निर्भर है, और इस पर लगाम लगाने की हर तरीके से आवश्यकता है। पूरा हम जिस प्रकार से समाज अगर बुलंद होगा, समाज अगर तगड़ा होगा तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी। समाज अगर कॉशियस है और बोल पाता है और लिख पाता है, फ्री प्रेस है, तो गलतियां प्रशासन से या किसी से भी नहीं होंगी। अगर जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और वो सही गाइडेंस देते हैं तो लोग नीचे वाले उस प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपको बता दिए पॉल्यूशन कंट्रोल, जिस पर पूरा मेरा ना तो कोई मेरा कंट्रोल था, ना ही मुझे पूरी पावर्स थी, क्योंकि ये काम करना था साडा को और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैं आवाज उठा सकता था, मैं जमीनें उपलब्ध करा सकता था, मैं प्रशासनिक तौर पर जहां पर मुझे कुछ चीज साफ करानी है, हटानी है, वो मैं कर सकता था काम। तो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा था साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स और जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, इनमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कि किसी प्रकार का लेबर अनरेस्ट ना हो, किसी प्रकार को अनावश्यक तौर पर इनको कोई कार्य बंद करने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा था कि किस प्रकार से यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका किस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण उनको रहने को मौका मिले। आदिवासी एरिया बहुत बड़ा था यहाँ पर, बुधराम जी भी उससे हैं समुदाय से। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उस समय मुझे याद है 85 to 88 केस, सबसे ज्यादा केसेस थे आदिवासी। यहाँ तो कोरबा प्रेस प्रशासन पर बहुत भारी है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया था कि कोई किसी पर कैसे हावी होता है, यदि वह कमजोर होगा तभी सामने वाला हावी हो सकता है। यदि आप अपने आप में सक्षम हैं तो कहीं हावी नहीं होंगे। और मैं आपको आज वो बात बता देता हूँ कि विश्वमोहन उपाध्याय जी मेरे बहनोई थे, मेरी मौसी की लड़की उनको ब्याही गई थी, और उन्होंने मुझसे कहा था आपके डर से कर लीजिए, आप पहले IAS अफसर थे, उनके बॉस थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों की रिश्तेदारी है। और मैंने उसका जवाब मैं अपने बहनोई को दिया था उनके बंगले में कि आपने अच्छा बता दिया, मुझे सचेत कर दिया। और मेरे शहर में क्या, आपको भी नहीं पता लगेगा कि आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पर है। और चूंकि उसी समय 1987 में मेरी शादी हुई थी, तो मैं, चूंकि मेरी बहन का घर था, तो सिर्फ कार्ड देने उनके घर गया था, और उसके बाद में बीच में कहीं पर कोई मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा।
ये जाना था कि आईएएस कोई अधिकारी होता है और कैसा होता है। उनमें बहुत सामान्य व्यवहार था, सामान्य लोगों से मिलना, बहुत मिलनसारिता थी। जब इमरजेंसी लगी, वो इमरजेंसी के दरमियान थे यहाँ, उस समय थोड़ा उनका एक रौद्र रूप देखने को जरूर मिला था, एक प्रशासनिक क्षमता। ये जो बस स्टैंड में गीतांजलि भवन बना है, जिसके पहले वो विकास भवन जो नाम दिया गया, वो वही उसमें देख रेख में बना था। लोग बनने नहीं दे रहे थे कि ग्राउंड खराब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको बनाया। आज वो गीतांजलि भवन और विकास भवन जो है कोरबा की शान है। आज के दौर में अलग है, तो ये तो परिवर्तनशील समय है राघव चंद्र जी। परिवर्तन होता रहता है, समय के अनुरूप आदमी अपने आप को एडजस्ट करता है। आप अपने समय में बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा, लोगों को अच्छा अनुभव रहा कि आपने प्रशासकी दिखाया कैसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सीनियरों से तो हमारी क्या औकात थी, उस समय तो हम लोग नए थे, बैक बेंचर थे, पीछे बैठ के सुना करते थे कि कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर कुछ मिल जाए, जाके छाप लेंगे। हाँ, ये जरूर याद है कि आप उस समय जब जो कहा जाता कि अवैध कारोबारी जो थे उस वक्त, उनमें बड़ी दहशत रहती थी। तो चाहे गिट्टी का कारोबार करने वाले हों, बालू तो खैर उतना नहीं था। आप और मैं शायद हम उम्र रहे होंगे, 25 साल के आसपास में था, एक ही तारीख की बात है। मैं उस समय जसराज जी के साथ अभी संदेश के असिस्टेंट के रूप में काम करता था और 86 में अपना एडवांस मीडिया में पूरा होता था। तो बात परसेप्शन ऐसा था कि आप बहुत दुबले पड़ते थे। मैं तो अभी आपकी जब फोटो देखा प्रेस क्लब के साइट में, मैं पहचान नहीं पाया, अपने आप को भी मैं दिग्भ्रमित महसूस कर रहा था। तो उस समय आप बहुत दुबले पड़ते थे। ऐसा परसेप्शन था कि आपसे जो वो हाथ मिलाते थे, ऐसा लगता था कि कितने कोमल हाथ हैं आपके, मैं शायद किसी अबला से हाथ मिला रहा हूँ। ये ऐसा परसेप्शन था, शायद आपको याद हो, मुझको तो याद है। और ये आपकी जो प्रशासनिक क्षमता, जो कोरबा एक कस्बा या एक छोटा शहर, वहाँ से लेकर आपको राष्ट्रीय स्तर तक जो लेके गया, उसकी एक पहचान, ये सोना कैसे बनता है। तो मेरे मुँह से किसी की शिकायत नहीं लग रही। आपको शायद याद हो या ना हो, नहीं जानता, उस समय ये हरदोई के ऊपर पुल नहीं बना था, अब याद आ जाएगा। तो पुल नहीं बना था, तो मैंने कहा कि ये जो रफ्ते का ठेकेदार है, ये अनाज का वसूली करता है। तो आपने सीधे ड्राइवर से कहा गाड़ी लाओ, और मेरे गाड़ी बैठा लिया आपने, और बोले रफ्ता में चलो। मेरे रफ्ते में चला नहीं बोला, चलिए घूम जाते। तो मेरे को आप लेके रफ्ते में, बोले कौन ठेकेदार है मेरे को दिखाओ। उसको मैं रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। आपको याद है? याद नहीं होता। तो मैं बस आप वो जो भी ठेकेदार भी हमारा कोरबा का ही है, और मेरा इतना साहस नहीं है कि मैं उसको आपके सामने फेंक रहा फंसा दिए थे आपको। हाँ, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ लिया कि साहब वो मेरे को वहाँ मत ले जाइए, जो ठेकेदार जो है ना मेरे घर के ठीक बगल में ही रहता है।